नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस गौड़। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की, और विशेषकर जो आईएएस, आरएस और रीट के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से भी रीट का जो पहला टॉपिक है प्रस्तावना, आज हम उसका काफी गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं ताकि रीट के लिए, आरएस के लिए और आईएएस तीनों के लिए ये काफी उपयोगी साबित हो सके। आइए सीधे बात करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की जो कुछ इजी भी है और कुछ गहराई से भरे हुए भी। उन प्रश्नों पर एक नजर डालिए, उनमें से कितने प्रश्न आपको सीधे सीधे आ रहे हैं, उस आधार पर आप इस वीडियो की गहराई का पता लगा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं, यह स्क्रीन पर भी प्रश्न आ रहे हैं, आप उन्हें देखें और उनका विश्लेषण करें। पहला प्रश्न है संविधान की भाषा कहां से ली गई है। दूसरा प्रश्न है संविधान में प्रस्तावना जो शामिल की गई है उसकी भाषा कहां से ली गई है। तीसरा जो प्रश्न है प्रस्तावना शामिल करने की थीम कहां से ली गई है। भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें कितने पेरे हैं। अगला प्रश्न है संविधान के कितने पेरों में संशोधन किया गया है, कौन कौन से पेरों में संशोधन किया गया है। संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन सा वाद उससे संबंधित है। संविधान की प्रस्तावना के किस वाद में पहली बार प्रस्तावनाओं को संविधान का अंग स्वीकार किया गया। निम्नलिखित वाद में से किन वाद में प्रस्तावनाओं को संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया। कुछ इस तरह के प्रश्न बनते हैं जो इसमें संविधान से की प्रस्तावनाओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं। आइए इन पर गहराई से विचार करते हैं और प्रस्तावना को शुरू करते हैं। पहली बात, प्रस्तावना है क्या, होती क्या है। प्रस्तावना किसी भी संविधान का मुखपत्र होती है, उसकी भूमिका होती है, उसका परिचय पत्र होता है, और उसकी परिचय पत्र और भूमिका बताने वाले भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उसको ये शब्द देने वाले प्रसिद्ध विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला थे, जिन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र या भारतीय संविधान की भूमिका कहकर पुकारा है। कुछ और फैक्ट्स है जिनकी बात हम बीच बीच में भी करेंगे, अंत में भी करेंगे और साथ साथ में भी करेंगे। मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ समझने लायक कुछ चीजें भी है, साथ में बहुत सारे फैक्ट भी है जिनको हमें याद करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रस्तावना को हम भली भांति देख लेते हैं, क्योंकि प्रस्तावना से संबंधित रीट में जितने भी प्रश्न आते हैं वो हूबहू शाब्दिक आधार पर आते हैं, और आरएस में और आईएएस में जो प्रश्न आते हैं वो काफी गहराई से भरे हुए आते हैं। तो हम सबसे पहले शाब्दिक जो प्रस्तावना लिखी गई उसकी बात करेंगे, उसके पश्चात इनके शब्दों की, इसकी विशेषताओं की और इनसे संबंधित वाद की बात करेंगे। इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि किसी भी संविधान में प्रस्तावना को शामिल करना ये जो थीम है वो अमेरिका से ली गई। इसका आधार क्या है। भारतीय संविधान में प्रस्तावनाओं को शामिल किया गया, इसका आधार क्या है। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे संविधान बनाने के, उन उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना का आधार माना जाता है, जिसको उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को रखा और 22 जनवरी 1947 को जिन्हें पारित किया गया संविधान सभा द्वारा। इससे पहले कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में, मेरठ अधिवेशन में नवंबर 1946 को पूर्व में ही वह इन उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर चुकी थी। शाब्दिक रूप से अपन प्रस्तावना को देख लेते हैं, जिसमें ये लिखा गया है, साथ में ये आ रहा है, आप इसको गहराई से देखें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा उसके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949
ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ये हूबहू संविधान में प्रस्तावना की भाषा है, जिसे आप क्रम से याद करें, क्योंकि इससे कई प्रश्न बनते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न जो बनता है वो है कि निम्न में से कौन से शब्द शामिल नहीं है। जैसे लोग दे दिया, व्यक्ति दे दिया, नागरिक दे दिया और एक कोई अन्य शब्द दे दिया, तो आपको ढूंढना है कि कौन सा शब्द प्रस्तावना की भाषा में शामिल नहीं। इसके अलावा जैसे इनका क्रम पूछ लिया जाता है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य को कौन कौन से निम्न में से कौन से न्याय शामिल नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक न्याय। इसके अलावा न्याय का स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मा अर्पित का क्रम पूछ लिया जाता है, तिथियां पूछ ली जाती है। तो ये कुछ साधारण प्रश्न बनते हैं संविधान की प्रस्तावना की भाषा में से। इसके अलावा जो इसकी विशेषताएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक बात कर लेता हूं कि संविधान की प्रस्तावनाओं में कुल 7 पेरे हैं और ये पेरे कहां से कहां तक है और कब इनमें संशोधन, कौन से पेरे में संशोधन किया गया। तो पहला पेरा है वो हम भारत के लोगों से शुरू होकर जो लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यहां तक ये पहला पेरा। और दूसरा जो पेरा है इसी के अंदर पहले पेरे के अंदर संशोधन किया गया था, जिसकी बात हम आगे करेंगे। दूसरा जो पेरा है वो उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन शब्दों तक दूसरा पेरा आ जाता है, न्याय तक। तीसरा पेरा है विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। चौथा जो पेरा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। पांचवा जो पेरा है वो है उन सब में व्यक्ति की गरिमा। और छठा पेरा है राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। और सातवां पेरा है अपनी इस संविधान सभा से लेकर आत्मा अर्पित करते हैं, यहां तक। ये कुल 7 पेरे हैं जिसमें संविधान संशोधन किया गया 42वां 1976 में। प्रथम पेरे में 2 शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथनिरपेक्षता, तथा छठे पेरे में अखंडता शब्द जोड़ा गया। यहां एक बात और निकल कर आती है कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, यानी प्रस्तावना के आधार पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि इसमें यह शब्द लिखा है इसलिए मैं इसका हकदार हूं। नहीं, प्रस्तावना में लिखी कोई भी चीज न्याय योग्य नहीं, जिसकी बात हम जब वाद आएंगे तब विस्तृत रूप से करेंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि संविधान की प्रस्तावनाओं में संशोधन किया जा सकता है, परंतु वो जो संशोधन है वो केवल सकारात्मक संशोधन हो सकता है, यानी इसमें से किसी शब्द को हटाया नहीं जा सकता, केवल जोड़ा जा सकता है। और ये क्यों हुआ ऐसा, ये भी हम आगे जब वाद की बात आएगी तब आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा मैं। इसके अलावा एक फैक्ट और है कि प्रस्तावनाओं में शुरुआत में 85 शब्द थे जो कई बार पूछ लिया गया है। आगे इसकी विशेषताओं की बात कर ले तो संविधान का स्रोत क्या है। संविधान का जो स्रोत है वो है हम भारत के लोग। प्रस्तावनाओं के अकॉर्डिंग संविधान का जो स्रोत है वो हम भारत के लोग हैं, यानी संविधान का स्रोत प्रस्तावना नहीं है, संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं। दूसरी है कि हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है, या भारत की प्रकृति कैसी है, या भारत के संविधान की या भारत के शासन व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। तो भारत संप्रभु है, इनका अर्थ भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे। संप्रभु का अर्थ होता है भारत की सरकार है वो आंतरिक रूप से किसी के अधीन नहीं है और बाहरी रूप से किसी दूसरे देश से के दबाव में या उसके अधीन नहीं है। यह संप्रभु का अर्थ हो गया, इसकी प्रकृति होगी। दूसरी जो प्रकृति है वो है समाजवादी। पहले मैं नाम बोल देता हूं, उसके बाद में इसकी विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश, ये इसकी भारत की प्रकृति है। संप्रभु की बात हम कर चुके हैं, समाजवाद की बात कर लेते हैं।
समाजवाद का अर्थ होता है यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाना, यानी उनमें समानता की भावना लाना, उनको समान करना, लेकिन समान पूर्ण रूप से समान नहीं करके सरकार की ओर से उन्हें मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करना। अगला है पंथ निरपेक्ष शब्द काम में लिया गया। यद्यपि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में कोई बहुत ज्यादा अंतर या प्रकृति में नहीं है, लेकिन भारत में चूंकि केवल धर्म भी नहीं है, कई पंथ भी चलते हैं, जैसे नाथ पंथ है, संप्रदाय चलते हैं, तो वो सारे ही इसमें शामिल कर लिए गए, इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द काम में लिया गया। तो भारत का जो सरकार है या भारत जो राज्य है वो किसी भी धर्म को अपनाएगा नहीं, सबको समान दृष्टि से देखेगा, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अगर वो सहयोग करेगा तो सभी धर्मों को करेगा, नहीं करेगा तो किसी को नहीं करेगा। ये हो गई धर्मनिरपेक्षता। और लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ हो गया, पहले हम बात कर लेते हैं लोकतांत्रिक यानी लोगों का तंत्र जिसमें जनता का शासन हो, और इसमें तीन चीजें शामिल की गई है। राजनीतिक लोकतंत्र यानी पूरी जनता को भाग लेना, चुनाव लड़ने का अधिकार, पद पर पहुंचने का अधिकार। आर्थिक लोकतंत्र यानी सभी आर्थिक गतिविधियों में सभी जनता की बराबर भागीदारी, आर्थिक आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं। और अगली है वो है सामाजिक लोकतांत्रिक। समाज, पूरे समाज को लोकतांत्रिक ढांचे से डाला गया है, सभी को समान दर्जा प्रदान किया गया है, यानी रंग, लिंग, वर्ण इनके आधार पर कोई ऊंचा नीचा या कोई भेदभाव नहीं, जैसा कि अस्पृश्यता को अपराध बनाया गया। गणतंत्र का अर्थ हो गया भारत का जो प्रमुख है यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा चुना हुआ होगा, वह कोई वंशानुगत नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा या राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति होगा। जहां पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है वो राष्ट्रतंत्रात्मक हो जाता है, और जहां जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति प्रमुख बनता है देश का तो वो गणतंत्र हो जाता है। इसके अलावा शासन के उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना ये कहती है कि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा यानी भ्रातृत्व, न्याय, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता, यह हमारे शासन के उद्देश्य है। समानता के अंदर नागरिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों समानता की बात की गई है। इसकी लागू होने की तिथि अगर ये प्रश्न आ जाए तो 26 जनवरी 1950 यानी संविधान बनने की तिथि यदि पूछ ली जाए तो वो होगी 26 नवंबर 1949। ध्यान रखें दोनों में अंतर है। संविधान बना कब? 26 नवंबर 1949 और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। यद्यपि संविधान के 16 प्रावधान 1949 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, लेकिन वो प्रावधान तात्कालिक व्यवस्था के अनुसार लागू करने जरूरी थे, लेकिन ज्यादातर प्रावधान या संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए लागू होने की तिथि 1950 मानी जाती है। इसके अलावा कुछ शब्द है, ये प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वो कहां से लिए गए हैं? तो ये शब्द अमेरिकन क्रांति से लिए गए, माफ कीजिए 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए हैं। और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व ये शब्द फ्रांस की क्रांति से जो 1747 से लेकर 1799 तक चली थी, तो फ्रांसीसी क्रांति से ये शब्द लिए गए। अब देख लेते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इससे संबंधित जितने भी वाद हो उन वाद के बारे में बात कर लेते हैं। यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो रीट के लिए काफी गहराई भरे होंगे और RSIS में साधारणतः ऐसे प्रश्न बनते हैं जिनमें विस्तृत रूप से भी लिखना होता है और वैकल्पिक या बहुवैकल्पिक प्रश्न भी बनते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि संविधान का प्रस्तावना एक अंग है या नहीं। यह पहली बार विवाद कब चला? जब बेरूबारी वर्सेज संघ मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया, तब पहली बार यह प्रश्न उठा कि कुछ जहां भाषा संदिग्ध होती है, क्या कहना चाहते थे जिन संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, वो क्या कहना चाहते थे। यह पहली बार जो विवाद में जो भाषा से संबंधित प्रश्न उठा उसके बारे में बात चली। तो बेरूबारी जो विवाद था 1960 में, उसके अंदर संविधान
प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, बल्कि इसकी भाषा, संविधान की भाषा कहीं संदिग्ध होती है, या संविधान का में क्या लिखा गया इस बात का आशय, संविधान निर्माताओं ने जब लिखते समय क्या आशय लगाया होगा, इसका वो किस अनुसार कुछ कहना चाह रहे थे, उस आशय को समझने के लिए संविधान के प्रस्तावना की भाषा को काम में लिया जा सकता है। फिर 1967 में, जुलाई 1967 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दूसरा विवाद आया, वो था गोलकनाथ बनाम पंजाब केस। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित भी आया और प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न भी उसमें उठाया गया। इसके अंदर सेम वही बात की गई, सुप्रीम कोर्ट ने 1960 वाले बेरूबारी संघ की तरह ही बात की कि इसमें भी ये प्रस्तावना और संविधान का अंग नहीं है, लेकिन जहां भी भाषा संदिग्ध है वहां पर इसके आशय समझने के लिए, संविधान निर्माताओं का आशय समझने के लिए इसको काम में लिया जा सकता है, यानी उनके विचार जानने की ये कुंजी है। तो दो बाद में सेम मामला रहा। अब आपको मैं यह बता दूं कि गोलकनाथ मामले में संविधान पीठ बैठी थी। संविधान पीठ सामान्यतः 5 जजों की जब पीठ बैठती है उसको संविधान पीठ बोलते हैं। तो गोलकनाथ मामले में 11 जजों की पीठ बैठी थी, जिसमें 6-5 से निर्णय दिया गया था। अब किसी भी निर्णय को पलटने के लिए उससे ज्यादा जजों की पीठ बैठनी पड़ती है, तब जाके उसके निर्णय को पलटा जा सकता है, अन्यथा उसके निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बदल सकता जब तक उसकी पीठ उससे बड़ी नहीं बैठती। तो उसके पश्चात फिर 1973 में ये सेम विवाद सामने आया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो भी जमीन से संबंधित, मठ से संबंधित विवाद था, जिनकी जमीन केरल राज्य ने अपने अधीन कर ली थी, तब भी यह प्रश्न एक बार पुनः उठा और इस समय 13 जजों की, चूंकि गोलकनाथ मामले की भी यह समीक्षा करनी थी, तो उस समय 13 जजों की एक पीठ बैठी, जिसके आधार पर उस समय अपने से पूर्व के जो निर्णय थे, गोलकनाथ बनाम पंजाब और 1960 का बेरूबारी, उनको पलट दिया गया। यहां हम सारे वाद की बात नहीं करेंगे कि उन वाद में क्या हुआ, हम यहाँ केवल प्रस्तावनाओं से संबंधित वाद की बात कर रहे हैं। अन्य वाद जब हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे तब इनकी विस्तृत चर्चा और करेंगे कि इन्होंने क्या कहा जब नीति निर्देशक तत्व और उनकी तुलना करेंगे। तो 1973 में जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, जहां मूलभूत ढांचे से संबंधित प्रावधान दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि संविधान के मूलभूत जो ढांचा है, मौलिक जो ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता और प्रस्तावनाओं को संविधान का इसमें एक अंग माना गया और यह भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का मौलिक ढांचा है और उसके अंदर आप नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते, उसमें सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं। यानी अब मैंने वो जो पहले बात कही थी उस बात में मैं अब आ रहा हूं कि इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें नकारात्मक संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि प्रस्तावना की अधिकतर भाषा के जो शब्द है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के मौलिक ढांचे में सम्मिलित कर लिए गए हैं, इसलिए संविधान की प्रस्तावनाओं में नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता, सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है। यानी इसके शब्दों को पलटा नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, हाँ उनमें कुछ जोड़ा जा सकता है। और 1942 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले पैरे में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और छठे पैरे में अखंडता शब्द जोड़े गए। इसमें नई व्यवस्था दी गई केशवानंद भारती विवाद के अंदर, उसमें पूर्व के निर्णय को पलट दिया गया और यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, यानी जितने भी अन्य उपबंध है उसी तरह ये भी एक उपबंध माना जाए। भले इसका क्रम नहीं दिया गया है, लेकिन ये अन्य उपबंधों की तरह एक उपबंध माना जाएगा। दूसरा, इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब संविधान का अंग स्वीकार कर लिया गया, जब तक संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया तब तक उसको ना तो न्याय योग्य माना गया था और ना ही उसमें संशोधन माना गया था। लेकिन अब यहां न्याय योग्य तो अब भी नहीं माना, लेकिन इसमें संशोधन की व्यवस्था स्वीकार कर ली गई, जो 1973 में किया गया था, उसके पश्चात 1976 में इसमें संशोधन किया गया। लेकिन इसमें उन शब्दों को जो मूलभूत ढांचे में सम्मिलित कर लिए गए हैं
उनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। यहाँ एक विशेष बात मैं और रेखांकित कर रहा हूं आपके सामने, जो आरएस और आईएएस के हिसाब से बहुत गहन बात है, वो ये है कि संविधान की प्रस्तावनाओं में जो संशोधन है, जैसा कि संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, एक साधारण बहुमत से और 368 के तहत विशेष बहुमत से। और विशेष बहुमत में भी 2 प्रकार से होता है, एक तो दोनों सदन में जो कुल सदस्य संख्या है उनका बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये विशेष व्यवस्था होती है या विशेष बहुमत होता है। और एक ऐसे जो संघ से जुड़े हुए मामले होते हैं उनमें आधे राज्यों का समर्थन भी जरूरी होता है। लेकिन संविधान की प्रस्तावनाओं में संशोधन करने के लिए केवल विशेष बहुमत की जरूरत है, आधे राज्यों के समर्थन की जरूरत नहीं है। यानी साधारण बहुमत से आप प्रस्तावना संशोधन नहीं कर सकते, केवल विशेष बहुमत से 368 के तहत आप संसद उसमें संशोधन कर सकती है। उसके पश्चात एसआर बोमई बनाम भारत संघ मामला है जो 1994 में आया, जिसको पहले जस्टिस रामास्वामी ने जो प्रावधान दिए थे बेरोजगारी संघ में, उसके पूर्व निर्णय को खारिज किया गया और पुनः एक बार ये 1973 में जो संविधान का अंग शामिल किया गया था प्रस्तावनाओं को, उसकी पुष्टि की गई। और इसके अंदर 1973 में जो मूलभूत ढांचे का प्रावधान दिया गया था, उसी में से सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनरावलोकन, इनकी एक बार पुनः पुष्टि की गई कि ये संविधान के मौलिक ढांचे में शामिल है। लेकिन जो प्रश्न यहां से बनता है कि कौन से वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान के मौलिक ढांचे में स्वीकार किया गया, तो वो वाद था एसआर बोमई वाद। इसके बाद में एलआईसी ऑफ इंडिया 1995 में, जिसके अंदर भी आंतरिक अंग माना गया प्रस्तावनाओं को, और उससे पहले 2 साल पहले रघुनाथ राव मामला 1993 में आया था, जिसमें कुछ 2 बातें कही गई कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, यानी विधानमंडल पर प्रस्तावना में जो कुछ लिखा गया उसके आधार पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। दूसरा, जहां भी संदिग्ध और 2 अर्थ निकलते हैं तो उसमें प्रस्तावनाओं की शब्दावली को काम में लिया जा सकता है और उससे उन प्रावधानों को या उन शब्दों को स्पष्ट किया जा सकता है। कुछ और फैक्ट मैं आपको अंत में बता देता हूं। जैसा मैंने पहले कहा, न्याय योग्य नहीं है, सकारात्मक संशोधन ही किया जा सकता है। और कुछ कोटेशन इसके, दीर्घकालिक सपनों का विचार प्रस्तावनाओं को सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पर के.एम. मुंशी साहब ने कहा, और ठाकुरदास भार्गव साहब ने काफी कुछ कहा, जैसे प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है और प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। ये पंडित जी भार्गवदास ठाकुर साहब ने कहा था। तो प्रस्तावना का टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।